हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 2023 और 24 का न्यू सिलेबस से रिलेटेड जो हमारा साइंस का सिलेबस है उसका चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हमारा ये पहला वीडियो है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप भरपूर सपोर्ट करेंगे और हम भी ट्राई करेंगे कि आपको पूरी तरह से सेटिस्फाइड कर सके। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। जो आपका सिलेबस है उसमें टोटल कितने चैप्टर हैं? 13 चैप्टर है। कितने चैप्टर हैं? 13। पहले जो चैप्टर थे, ठीक है, पहले कितने चैप्टर थे? टोटल 16 चैप्टर थे, जिसे रिड्यूस करके गवर्नमेंट ने अब कितने चैप्टर दे दिए हैं? 13 चैप्टर दे दिए, ठीक है। जो चैप्टर रिड्यूस हुए हैं वो कौन कौन से चैप्टर हैं? एक आपका 5 चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर जो है वो 14 है और एक 16। ये 3 चैप्टर हैं जिसे क्या किया गया है? आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। तो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन मतलब क्या हुआ? रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, ठीक है। इस चैप्टर में हमें टोटल ये 4 टॉपिक कवर करने हैं, ठीक है। ये 4 टॉपिक देखने हैं। चैप्टर बहुत ही इजी है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारा चैप्टर इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो पहला जो है टॉपिक हमारा केमिकल रिएक्शन मीन्स रासायनिक अभिक्रिया। दूसरा जो हमारा है वो है केमिकल इक्वेशन मतलब रासायनिक समीकरण। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। और लास्ट टॉपिक जो है हमारा इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ, कि ऑक्सीकरण के हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हमें कवर करनी है। डन है इतना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हम फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे जो है हमारा केमिकल रिएक्शन। चलो, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन। मतलब रासायनिक अभिक्रिया। चलो ध्यान दो, सबसे पहले हम डेफिनेशन समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का डेफिनेशन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन क्या होता है। देखो, केमिकल रिएक्शन सेंस होता है व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस आर कंबाइंड, ठीक है। 2 या 2 से ज्यादा जो सब्सटेंसेस होते हैं वो कंबाइन होते हैं, मतलब जुड़ते हैं, और वो एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं? न्यू सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, जिसकी प्रॉपर्टी जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होती है फर्स्ट वालों की तरह, ठीक है। फिर से समझ लेना, केमिकल रिएक्शन क्या होता है? व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस आर कंबाइंड एंड दे फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। कैसा सब्सटेंस? न्यू सब्सटेंस, ठीक है। कि 2 या 2 से ज्यादा पदार्थ मिलते हैं और वो क्या बनाते हैं? एक नया पदार्थ बनाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस आर कंबाइंड एंड दे फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। वो नया प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? केमिकल रिएक्शन मतलब रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। एग्जाम्पल आपके लिए मोस्ट आईएमपी होगा, तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल H2+O। क्या है? H2+O। इससे क्या बनता है? H2O। क्या है ये? वाटर है, ठीक है। देखो यहां ध्यान दो, जो हाइड्रोजन है हमारा वो कौन से फॉर्म में है? गैस के फॉर्म में है। ऑक्सीजन भी कौन से फॉर्म में है? गैस के फॉर्म में है। अब यहां जो हमारा H2O बनेगा वो कौन से फॉर्म में बनेगा? लिक्विड फॉर्म में बनेगा, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, जैसा हमने डेफिनेशन देखा था कि 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं और वो एक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं। ये गैस है, ये भी गैस है, और बन क्या रहा है? लिक्विड। तो हुआ ना डिफरेंट, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? केमिकल रिएक्शन का। किसका एग्जाम्पल हो गया? केमिकल रिएक्शन का, मतलब रासायनिक अभिक्रिया का, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखना हो तो कार्बन है, उसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाओ, मतलब कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला दो, क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और हीट जो होगा वो रिलीज होगा, ठीक है। तो इस पे हमें फोकस नहीं करना है। कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ये कौन से फॉर्म में होगा? गैस के फॉर्म में होगा। जो कार्बन है वो कौन से फॉर्म में होगा? सॉलिड के फॉर्म में होगा। और ऑक्सीजन भी कौन से फॉर्म में होगा? गैस के फॉर्म में होगा। समझ में आया? क्लियर है? डन है? कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस आर कंबाइंड एंड दे फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट या न्यू सब्सटेंस, ठीक है। कि 2 या 2 से अधिक जो पदार्थ हैं वो आपस में मिलेंगे और उससे एक नया पदार्थ बनेगा, उसे क्या कहा जाएगा? केमिकल रिएक्शन। समझ में आ गया? क्लियर है? चलो, चलो अब हम देखेंगे
केमिकल रिएक्शन हमारे डेली लाइफ में कहाँ कहाँ होता है, ठीक है, या फिर हम कब बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हमारे डेली लाइफ का, ठीक है, दैनिक जीवन के कुछ एग्जांपल देखते हैं कि जहां पे केमिकल रिएक्शन अकर होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन मीन्स लोहे पर जंग लगना। लोहे पे जो जंग लगता है वहां कौन सा रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन। सेकंड है डाइजेशन। डाइजेशन जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, पाचन। क्या कहते हैं, पाचन। जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो भी कौन सा रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तीसरा जो है वो है हमारा रिस्पिरेशन। पता ही है रिस्पिरेशन मतलब श्वास लेना, ठीक है। जो श्वसन का रिएक्शन, श्वसन की अभिक्रिया है वो भी कौन सी अभिक्रिया, कौन सा रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। चौथा है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड मतलब दूध से दही बनना। जो दूध से दही बनने की भी प्रोसेस है वो भी कौन सी प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। तो ये 4 डेली लाइफ के एग्जाम्पल है जो एग्जाम में पूछा भी जाता है कई बार, ठीक है, कि 4 एग्जाम्पल्स हमें देने हैं डेली लाइफ से रिलेटेड कि जहां पे केमिकल रिएक्शन होता हो। तो फर्स्ट क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन मीन्स लोहे पर जंग लगना, ठीक है। सेकंड है डाइजेशन मतलब पाचन। रिस्पिरेशन मतलब श्वास लेना। और लास्ट जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड मतलब दूध से दही बनना। समझ में आ गया, क्लियर। चलो नेक्स्ट टॉपिक, चलो केमिकल रिएक्शन। ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। जब केमिकल रिएक्शन होता है तो आप कैसे पहचानोगे कि भाई यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। ऐसे कोई भी रिएक्शन आपको उठा के दे दिया जाए तो आप नहीं बोल सकते ना कि वो केमिकल रिएक्शन है या नहीं। तो कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको याद रखने हैं कि कब हम बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। क्या देखकर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट का मतलब क्या हुआ, अवस्था में परिवर्तन, ठीक है, अवस्था में परिवर्तन। जैसे फॉर एग्जांपल कोई चीज सॉलिड फॉर्म में है और वो लिक्विड या गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है तो उसे हम कौन सा रिएक्शन कहेंगे, केमिकल रिएक्शन कहेंगे। कौन सा रिएक्शन कहेंगे, केमिकल। देखो वीडियो के स्टार्टिंग में या चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने देखा था कि हमने H2+O देखा था, जहां क्या बन रहा था, H2O बन रहा था। ये H2 कौन से फॉर्म में था, गैस में। ऑक्सीजन भी कौन से फॉर्म में था, गैस फॉर्म में था। तो यहां से जो H2O बना वो कौन से फॉर्म में बना, लिक्विड। तो यहां स्टेट चेंज हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया बेटा, केमिकल रिएक्शन हो गया। कौन सा रिएक्शन हो गया, केमिकल। तो सबसे पहला केमिकल रिएक्शन कब कहा जा सकता है, अगर कहीं पे क्या हो रहा हो, स्टेट में चेंज हो रहा हो, चेंज इन स्टेट हो रहा हो, अवस्था में परिवर्तन हो रहा हो, तो हम बोल सकते हैं कि वो कौन सा रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन। समझ में आ गया। सेकेंड, चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, इसका भी एक बेस्ट एग्जांपल आपको देते हैं। आप सब ने कभी ना कभी आयरन तो खरीदा ही होगा, लोहा आप सबने खरीदा होगा। जब हम आयरन खरीद के लाते हैं तो आयरन का कलर कैसा होता है, शाइनी होता है, चमकीला होता है पूरी तरह से। लेकिन धीरे धीरे जैसे वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है तो उसका कलर क्या हो जाता है, ब्राउन हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्राउन। कलर चेंज हुआ, ठीक है। तो ये भी कौन सा रिएक्शन हो गया, केमिकल रिएक्शन। क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन। तो कहीं भी अगर चेंज इन कलर हमें देखने को मिलता है तो हम बोल सकते हैं कि वो कौन सा रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो, थर्ड, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब होता है गैस का उत्सर्जन। कहीं से गैस रिलीज हो रहा हो ना तो भी हम उसे क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। इसका भी एक एग्जांपल देते हैं। आप सब ने कभी ना कभी कोयला या फिर लकड़ी तो जलाया ही होगा, जलाए हो ना। देखो जब हम कोयले को जलाते हैं तो वहां से हम क्या करते हैं, उसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं। कब जलाते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो जब हम उसे जलाते हैं तो वहां से 2 चीजें हमें मिलती हैं। एक हमें मिलता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरा हमें मिलता है हीट, एनर्जी। तो देखो यहां से ये गैस ही तो है, CO2 क्या है, गैस, जो क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। तो गैस रिलीज हो रहा है, इस वजह से ये भी रिएक्शन कौन सा रिएक्शन हो गया, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। लास्ट और अंतिम मतलब फोर्थ जो है हमारा,
4 टाइप के ही देखने हैं हमें, तो जो हमें 4th टाइप देखना है वो देखना है हमें चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर। क्या है लास्ट वाला? चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, मतलब तापमान में परिवर्तन। अगर हम कोई भी केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं और उस केमिकल रिएक्शन के दौरान चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में कोई टाइप का चेंज होता है, ज़रूरी नहीं है टेम्परेचर बढ़े, ठीक है, टेम्परेचर घट भी सकता है, टेम्परेचर घटे या फिर टेम्परेचर बढ़े, दोनों सिचुएशन में वो रिएक्शन कौन सा होगा? केमिकल रिएक्शन। इसका भी एक एग्जांपल आपको देते हैं। आप सब ने कभी ना कभी घरों में पुताई तो की ही होगी, वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल, ठीक है, पेंट तो किया ही होगा, तो उसमें जो चूना यूज किया जाता है उसे पहले कहाँ डाला जाता है? पानी में, ठीक है। जैसे ही हम पानी में डालते हैं वैसे उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है? हाई हो जाता है, ठीक है। आप अगर उस पॉट को या बर्तन को टच करोगे तो आपको फील होगा, ठीक है, कि वहां पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इसलिए वो कौन सा रिएक्शन हो गया? कौन सा रिएक्शन हो गया? केमिकल रिएक्शन, ठीक है। चेंजिंग इन टेम्परेचर मतलब चेंज इन टेम्परेचर अगर हमें देखने को मिलता है तो हम उस रिएक्शन को कौन सा रिएक्शन कह सकते हैं? केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है ना इतना? चलो देखो, केमिकल रिएक्शन पहला टॉपिक हमारा क्लियर हुआ। सेकेंड टॉपिक पे चलते हैं, हमारा जो है केमिकल इक्वेशन। सेकेंड टॉपिक क्या है हमारा? केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले केमिकल इक्वेशन क्या होता है? इन एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स में रिप्रेजेंट कर दो। किस में रिप्रेजेंट करना है? सिंबल्स में। उसे क्या बोला जाएगा? केमिकल इक्वेशन। देखो एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे हाइड्रोजन वाला ही एग्जांपल लेते हैं। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू क्या बनता है? वाटर। क्या बनता है? वाटर। ये हमारा केमिकल इक्वेशन नहीं है, ये हमारा कौन सा इक्वेशन है? वर्ड इक्वेशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? वर्ड इक्वेशन, ठीक है। क्या बोला जाता है? वर्ड इक्वेशन। अगर इसी को हम सिंबल्स में रिप्रेजेंट कर दें, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? ठीक है। ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है? ठीक है, क्या बन गया? ये बन गया ना वाटर। तो इस रिएक्शन को क्या बोला जाए? इस इक्वेशन को क्या बोला जाएगा? केमिकल इक्वेशन। क्या बोलेंगे? केमिकल इक्वेशन। समझ में आया? केमिकल इक्वेशन मींस क्या हुआ? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शंस को किस में रिप्रेजेंट करना है? सिंबल्स में। किस में रिप्रेजेंट करना है? सिंबल्स में। उसे क्या बोला जाएगा? केमिकल इक्वेशन। समझ में आया? क्लियर है ना? ठीक है, एग्जांपल आपके सामने है। केमिकल इक्वेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। केमिकल इक्वेशन को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है? 2 पार्ट में। एरो के जो लेफ्ट हैंड साइड का है, एरो के इस साइड का जो भी वैल्यू है उसे बोला जाता है रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। क्यों रिएक्टेंट? क्योंकि ये रिएक्शन कर रहा है। क्या कर रहा है? रिएक्शन कर रहा है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं, ये रिएक्शन कर रहे हैं, इसलिए इसे बोला जाता है रिएक्टेंट। हिंदी में इसे बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। ठीक है, याद रखना, इसको बोला जाता है हिंदी में क्या बोलते हैं? अभिकारक। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये रिएक्शन कर रहा है। क्या कर रहा है? ये रिएक्शन कर रहा है। अगर ये रिएक्शन कर रहा है तो जाहिर सी बात है इसका कुछ ना कुछ हमें रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो जो रिजल्ट मिलता है उसे बोला जाता है प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। समझ में आया? जो रिएक्शन करे वो रिएक्टेंट, जो रिजल्ट मिले उसे क्या बोला जाएगा? प्रोडक्ट। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, अभिकारक और उत्पाद। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? उत्पाद। ठीक है, तो 2 कौन से पार्ट हो गए? अभिकारक और उत्पाद। समझ में आ गया? ठीक है, तो जो रिएक्शन करे वो रिएक्टेंट, जो रिजल्ट मिले उसे हम क्या कहेंगे? प्रोडक्ट या उत्पाद। डन। चलो, केमिकल इक्वेशन के कुछ बेनिफिट्स होते हैं। अगर आप केमिकल इक्वेशन लिख रहे हो तो उसके कुछ ना कुछ क्या होते हैं? बेनिफिट होते हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछ भी सकता है कि क्या बेनिफिट होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए। केमिकल इक्वेशन आप लिख रहे हो, आप कहीं भी फॉर्मूला देखोगे तो आपको इक्वेशन पार्ट में ही देखने को मिलेगा ना, इक्वेशंस में ही लिखा हुआ मिलता है, सिम्बॉल्स में ही लिखा हुआ मिलता है। तो उसका क्या बेनिफिट हो सकता है? सबसे पहला बेनिफिट जो होता है, ठीक है, वो होता है कि टाइम वो कम लेता है। ठीक है, क्या करता है? टाइम कम लेता है। ठीक है, आपका टाइम बचता है। ठीक है,
और दूसरा बेनिफिट जो होता है वो ये होता है कि आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको। जैसे मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया था वो दिया था हाइड्रोजन का, दिया था ना, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू क्या दिया था मैंने, वाटर। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां कितना हाइड्रोजन यूज हुआ है, बता सकते हो? नहीं बता सकते ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां हाइड्रोजन गैस फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में हो, बता सकते हो? नहीं बता सकते। ठीक है, कितना ऑक्सीजन यूज हुआ है, नहीं पता। ठीक है, लेकिन जब मैं इसे सिंबल में लिखता हूं H2+O इक्वल टू H2O, कितना हाइड्रोजन यूज हुआ है, 2। कितना ऑक्सीजन यूज हुआ है, पता चल रहा है ना। तो इंफॉर्मेशन डिटेल मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो इसीलिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो होता है या केमिकल इक्वेशन जो होता है उसका बेनिफिट यही होता है कि ये किसी भी केमिकल रिएक्शन के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन बताता है या फिर डिटेल नॉलेज देता है। ठीक है, 2 बेनिफिट। टाइम कम यूज होता है, क्योंकि देखो हाइड्रोजन लिखने में पूरी स्पेलिंग लिख लोगे टाइम जाएगा, ऑक्सीजन लिखोगे टाइम जाएगा, याद करना पड़ेगा स्पेलिंग सारा। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम है। यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखते हैं H2+O इक्वल टू H2O, तो टाइम भी हमारा बच रहा है, सेव हो रहा है, और दूसरा बेनिफिट क्या हो रहा है कि हमें डिटेल इंफॉर्मेशन मिल रही है। समझ में आ गया? एक क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है और बहुत ही ज़्यादा IMP क्वेश्चन है। व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड व्हाई वी नीड टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, जो संतुलित रासायनिक समीकरण है उसे क्या होता है और उसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ठीक है, इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, नंबर ऑफ रिएक्टेंट साइड, एटम ऑफ रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू एटम ऑफ प्रोडक्ट साइड। ठीक है, कि जो रिएक्टेंट साइड के एटम होंगे वो इक्वल होंगे किसके, प्रोडक्ट साइड के एटम्स के। ठीक है, जितने एटम्स रिएक्टेंट साइड है उतने ही एटम्स प्रोडक्ट साइड होंगे। तो ऐसे इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, व्हाई वी नीड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, हमें क्यों जरूरी है भाई संतुलित रासायनिक समीकरण या फिर किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, किसकी वजह से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लिख लेना, याद रखना किसके तहत जरूरी है भाई, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, क्या बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास neither be created nor be destroyed during any chemical reaction means लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान किसी भी प्रकार के मास को नहीं क्रिएट किया जा सकता और न ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। समझ में आया, नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉय। समझ में आया? ठीक है, कि किसी भी टाइप के मास को नहीं क्रिएट किया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है और न ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, मतलब ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। समझ में आ गया? क्लियर है इतना? किसी को प्रॉब्लम? ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है। आप 3 एग्जाम दोगे, 3 एग्जाम में से एक एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है ना? ठीक है, तो आज साइंस यहाँ पे स्टॉप करते हैं।